हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिकमेंडेशन बाय नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी एक्चुअली हम मिस्टर नरसिम्हम का बनाया हुआ है। वो एक्स गवर्नर थे आरबीआई के। तो क्योंकि वो एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, उन्हें पता था कि क्या क्या लूप होल्स आरबीआई में हैं और उसके तहत उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। आज हम लोग 10 रिकमेंडेशन देखने वाले हैं। तो पहला था उसमें डिक्रीज द वैल्यू ऑफ SLR एंड CRR। तो पहला था डिक्रीज द वैल्यू ऑफ SLR एंड CRR। इसमें उन्होंने बताया था कि इसको समझने के लिए SLR CRR कैसे काम करता है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। एक एग्जांपल लेते हैं। एक इकॉनमी में ए नाम का एक बैंक है, ठीक है, जिसे SLR और CRR कुछ परसेंटेज, जैसे ये ले लेते 15%, तो कम हो जाएगा, ठीक है, और ये लेते हैं 30%, इसे कर देते हैं 25%। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इकॉनमी में एक ही बैंक है, ए बैंक, और जिसे SLR 25% रखना है और CRR 30% रखना है, और इसके पास टोटल अमाउंट है 100, ठीक है। तो SLR कितना हो गया 25, CRR कितना हो गया 30, टोटल 55। इसके पास बचा कितना 45, किसके लिए, लोन देने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए। लोन और अदर एक्टिविटी के लिए कितना बचा 45। तो 100 रुपीज़ एक बैंक के पास था, लेकिन इतने सारे प्रोटोकॉल्स थे जो से सिर्फ कितना बच रहा था 45 रुपीज़ ही बच रहा था क्रेडिट क्रिएशन के लिए। इस कारण से नरसिम्हम सोसाइटी कमेटी ने ये बताया कि डिक्रीज कर देने किसको, SLR और CRR का वैल्यू को। इससे क्या होगा, मतलब परसेंटेज को। इससे क्या होगा, मान के चलिए ऐसा SLR अभी हो जाए 10% और CRR भी आपका 10% रहे, तो टोटल कितना हुआ 20%। तो अब इस केस में कितना 20 रुपीज़ ही गवर्नमेंट मांग रही है एज ए प्रोटोकॉल, और 80 रुपीज़ आपको लेंड करने को हो रहा है। तो 80 और 45 दो गुना का अंतर है, मतलब 2 टाइम्स है। अगर देखा जाए 2 टाइम्स से थोड़ा कम है। तो इस कारण से पहला इनका रिकमेंडेशन था डिक्रीज द वैल्यू ऑफ SLR एंड CRR। दूसरा था उनका इंकरेजमेंट टू टेक्नोलॉजी। वो चाहते थे टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर में आए, क्योंकि पहले छोटे से काम को, एक काम को करने के लिए 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी होते थे। जो वर्क एक कंप्यूटर कर सकता है 10 आदमी का, 10 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर सकता है जितना, उससे बहुत कम, मतलब वो लोग एक आदमी भी सफिशिएंट नहीं थे एक काम के लिए। तो जैसा नरसिम्हम जी को लगता था कि इतने ज़्यादा आदमी ज़रूरत नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब इनके जगह पे अगर टेक्नोलॉजी ला दिया जाए तो उससे तुरंत काम हो जाएगा। और हम जानते भी हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा क्या होता है, एफिशिएंट होती है काम में। तो दूसरा उनका था कि इंकरेजमेंट टू टेक्नोलॉजी। तीसरा बात करें तो तीसरा था मोर प्राइवेट बैंक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं मोर प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक्स वो इसलिए ज़्यादा चाहते थे कि प्राइवेट बैंक्स से 2 चीज़ फुलफिल होता है। क्या क्या? पहला तो वो प्रॉफिट बढ़ाएगा। कोई भी अगर प्राइवेट बैंक से आता है तो क्या होगा, इकोनॉमी का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली ये इसी का पॉइंट बनेगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसलिए कहा जाता था, कहते थे वो कि और प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना है, ताकि जो जितने लोग पैसे रखे हुए हैं अपने पास, सेवर्स जो पहले के टाइम में थे कि बहुत लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करते थे, बैंक से उनको डर लगता था। इस कारण से वो बोलते थे और प्राइवेट बैंक आएगा तो और अच्छे से वो लोग एडवर्टाइज करेगा और अच्छे से, इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होगा। इस कारण से उनका तीसरा पॉइंट था मोर प्राइवेट बैंक्स।
चौथा पॉइंट उनका था कि डुअल अथॉरिटी। डुअल अथॉरिटी क्या था? पहले जो थी गवर्नमेंट और आरबीआई, ये दोनों बैंक्स को गवर्न करती थी, ये भी और ये भी, जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं इनको गवर्न कौन करती थी? गवर्नमेंट भी करती थी और आरबीआई, ये दोनों इसको रेगुलेट करते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आरबीआई के खिलाफ चले जाते थे। आरबीआई पहले से कुछ इनके इस चीज़ के लिए निकाला हुआ है, मान के चलिए कोई एक नोटिस पहले से आरबीआई निकाला हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात करें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कुछ ऐसा ही निकाल दिया जो इसके अपोजिट हो या इसको क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो इस कारण से नरसिम्हम जी का कहना था कि एक ही अथॉरिटी होना चाहिए जिसे ये रिपोर्ट भी करे और जो इन्हें ऑर्डर भी दे। तो थर्ड था उनका डुअल अथॉरिटी। 5 बात करें तो मोर फॉरेन बैंक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बैंक्स इंडिया में आए, उससे क्या होगा? एफडीआई इंक्रीज होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उनका तो कहना था एफडीआई कितना होना चाहिए? 100%। 5वां पॉइंट आपका हो गया मोर फॉरेन बैंक्स। छठा पॉइंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगी जिसे समझना जरूरी है। बेसल नॉर्म्स, तो दो तरीके के एक्चुअली बहुत सारे बेसल नॉर्म्स है, वो शेड्यूल पे डिपेंड है। शेड्यूल 10 क्या कहता है, शेड्यूल 12 क्या कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग बेसल नॉर्म्स, इनका कहना था कमेटी का कि बेसल नॉर्म्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंट भी हुआ इंडिया में। अभी हम लोग बेसल नॉर्म्स पे ही काम कर रहे हैं। तो बेसल नॉर्म्स क्या होता है ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी बेसल नॉर्म्स बस जान लेते हैं कि बेसल नॉर्म्स आया था और इसे एक्सेप्ट किया गया था। 7 समझते हैं, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको इंकरेज करना था। तो ये क्या है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो हमें एक बात पता है क्या कि बैंक जो है अगर ए को लोन दी है तो इसके बदले क्या लेती है? इसे सिक्योरिटी, जो भी कोलैटरल लेती है। तो इफ अगर ए डिफॉल्ट कर दे, अगर ए पेमेंट नहीं करे लोन का, तब बैंक क्या करेगी? इस सिक्योरिटी को, जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास था, इस सिक्योरिटी को मार्केट में बेचेगी। तो क्या बैंक का काम है सिक्योरिटी को बेचना? तो नहीं, किसी भी बैंक का काम नहीं होता सिक्योरिटीज को जाकर के बेचना, मतलब कोई भी एसेट्स को जाकर के बेचना। बैंक का क्या काम है? क्रेडिट क्रिएशन बैंक का काम है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बैंक का काम है, ये बैंक का काम नहीं है। तो इसके लिए बैंक क्या करती थी? थर्ड पार्टी, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं आउटसोर्सिंग करती थी। क्या करती थी? ओएस हुआ यहाँ पे आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग के बदले मान के चलिए अगर इस सिक्योरिटी का दाम, मार्केट वैल्यू इसका 5 लाख है, तो जिस भी थर्ड पार्टी को मान के चलिए एक्स को आउटसोर्स किया गया और एक्स ने इस पर 5 लाख पूरे के पूरे निकाल लिए, तो वो गवर्नमेंट को 5 लाख नहीं देगी, वो क्या करेगी? कमीशन चार्ज कर लेगी। जितना भी 10%, 20% जो भी कमीशन चार्ज करती है वो कमीशन चार्ज करेगी। तो इस कमेटी का कहना था कि गवर्नमेंट का खुद का एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो हर बार अगर 10%, 20% देने जाए तो बैंक को क्या होगा? उससे नुकसान होगा। और हाँ, बैंक आपको जितने का लोन है, जैसे अगर ये कितने का होगा 3 लाख, ऐसा नहीं 3 लाख का लोन पे आपको सिक्योरिटी वो 3 लाख का लेगा, वो हमेशा आपसे ज़्यादा लेगा ताकि आप डिफ़ॉल्ट ना करो। और करेगा तो बैंक को फ़ायदा उससे होना चाहिए ना, बैंक कोई फ्री में तो बैठ के कर नहीं रहा है। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? फिर यही था प्रॉफिट। तो ये आपका 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इंक्रीज करना था, इंक्रीज इन द कैपिटल एडिक्वेसी
रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, तो एक्चुअली इसका बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, हम लोग छोटा में समझते हैं। वो है पेड अप कैपिटल क्या है ये, पेड अप कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, सॉरी रिस्क वेटेड एसेट्स। तो पेड अप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे इंक्रीज होगा, अगर आपका न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तभी आपका ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंक्रीज होगा। मतलब उनका क्या कहना क्या था कि पेड अप कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग और करने के लिए, कॉमर्शियल बैंक को और स्ट्रांग करने के लिए, जितना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ उतने अच्छे से वो फंक्शन कर पाएगा। तो 8, फिर हमारा 9 पॉइंट है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझना भी चाहिए आप लोग को। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, बेसिकली बैंक से जो भी हम लोग रेट पे लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैंक रेट। लेकिन ये बैंक रेट निकलता कैसे है, तो बैंक रेट इज इक्वल टू बेस रेट प्लस जो भी परसेंटेज आरबीआई देगा आपको। हर एक बैंक को आरबीआई एक परसेंटेज बोलता है चार्ज करने के लिए। आखिर ये बेस रेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। पहले क्या होता था कि बैंक अपने हिसाब से जो पीएसएल हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसी से रिलेटेड है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में वो डिपेंड करता था, अगर वो फार्मर को लोन देना रहता था तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देता था। क्यों देता था, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट का ज़्यादा ऑप्शन है। अगर फसल नहीं होगा तो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और बैंक को वो पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यही लोन अगर एक कंपनी ले, जैसे टाटा ले, तो बैंक को ये पता है कि टाटा डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में क्या करती थी बैंक, उस कंडीशन में बैंक कम इंटरेस्ट रेट उसे चार्ज करती थी। और एक बात है, टाटा के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो दूसरे बैंक में भी जा सकता है। जैसे अगर HDFC बैंक की बात करें तो टाटा अगर उसे लगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC का ज़्यादा है तो ICICI में चला जाएगा या SBI में चला जाएगा। तो इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए बैंक क्या करता था, उनको कम रेट पे दिया करता था, और जो जहाँ पे उन्हें लगता था कि क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे वो ज़्यादा रेट पे देते थी। तो ये आपका था, इसे कहते हैं। तो वो जो रेट आ गया तो ये सबके लिए अच्छा नहीं था। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन था, एक आदमी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था और पूरे सोसाइटी को छोड़ दिया जा रहा था। तो उस पर एक और कमेटी थी, अभिजीत कमेटी, उन्होंने क्या कहा कि एक बेस रेट होना चाहिए। किसी को भी आप दे रहे हैं, चाहे फार्मर को दे रहे हैं या फिर कोई और कंपनी को दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां को दे रहे हैं, एक बेस रेट होना चाहिए। आप खुद से मत वो डिसाइड कीजिए। तो उस पर ये बेस रेट आया, बेस रेट। ये बेस रेट का कॉन्सेप्ट तभी आया कि बेस रेट क्या होता है, तब बेस रेट प्लस आपका जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट दे रहा है वो आपका बैंक रेट बनता है। तो इसमें मैं जितना शॉर्ट में हो सका मैं बताया, क्योंकि अभी उसे अच्छे से पूरे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें तो आपका थर्ड पॉइंट PSL, जो अभी हम लोग बात किए थे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इसे कहा था डिक्रीज करने के लिए कमिटी ने। इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो हायर अपर क्लास की सोसाइटी है उसे फ़ायदा पहुंच रहा था, लेकिन जो लोअर सेक्शन है उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने मिल रहा था। तो एक ओवरऑल सोसाइटी का बात करें तो पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ लोगों का हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यही सब चीज़ का कारण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब प्रायोरिटी दिया जा रहा था। किसे प्रायोरिटी दिया जा रहा था, तो अपर क्लास को और नेम्ड कंपनीज जिनका नाम हो। तो ये बेसिकली आपके 10 रिकमेंडेशन थे इस कमेटी के। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने सबको एकदम शॉर्ट में, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। तो थैंक यू।